हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो क्योंकि हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही बहुत ज़्यादा थे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी में आ गए, तो वो सारे मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा जो मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू भी करा दिए हैं, तो हमारा अच्छा खासा रिविजन हो चुका है। तो अब हमारे पास एक लास्ट सेगमेंट बचता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसको भी हम जल्दी से फिनिश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके आप देख लीजिए। और इसी बात पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं रहता है कि ये आपसे परफेक्ट कंपटीशन का पूछ रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन का पूछ रहे हैं, है ना। यूजली तो आपको अगर कोई टीचर बना रहे हैं तो दे विल राइट समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको दो हमारे पास एक होता है जब हमारा आउटपुट सेम रहता है ना, जब हम बात करते हैं हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन वाला ही पढ़ा है ना, तो आप कैसे बनाओगे, ये बना दोगे जहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डी डी एंड हमारा टोटल रेवेन्यू ऐसे करके बढ़ रहा है ना। एक हमारा ये रहता है जब मेरा क्या रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। और मैं किसकी बात करती हूँ, परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक है, तो मेरा जो एक तरीके से जो रिलेशनशिप रहता है ये क्या कहता है, अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ, द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। हेंस वी कैन से दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, बिकॉज हम इसको कट कर देंगे। क्लियर नाउ, अब मुझे पता है व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, है ना, हमारा जो प्राइस है हमारा चेंज नहीं हो रहा, सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहता है। इसलिए क्या हो जाता है, इक्वल्स टू एम आर हो जाता है और इक्वल्स टू प्राइस, और यही मेरा डिमांड कर्व भी रहता है, बिकॉज इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, इतनी ही डिमांड है। सो देयरफॉर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। तो एक बेसिक रिलेशनशिप यही कहता है कि टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ता है, बिकॉज विद द प्राइस टोटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होता है। और ये क्या होता है मेरा, योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो एक रिलेशनशिप मेरा ये है, ठीक है। लेकिन हमने इसके बारे में ऐसा कोई डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी लिखने की, हमने सीधे प्रैक्टिकल्स करें। लेकिन हमने डिटेल में कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू ये है तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जब मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम रहता है उस टाइम पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 रहता है। सो व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, ठीक है, एम आर इज 0। तो इनिशियली क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे पड़ेगा, फिर इवेंचुअली कांस्टेंट होकर फॉल कर जाता है, और मार्जिनल रेवेन्यू तो मेरा फॉल ही करता है। तो ये हमने एक बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। सेम चीज़ हमने टीपीएमपी में भी पढ़ी है, सेम चीज़ हमने टीयूएमयू में भी पढ़ी है, और सेम चीज़ हम लोग टीआरएमआर में भी पढ़ते हैं। तो जो ग्राफ्स हैं वो सारे सेम रहते हैं, बस उनका टर्मिनोलॉजीज बदल जाता है। सेम चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सो देयरफॉर ये सारी चीज़ों को समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, राइट। तो जल्दी से देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक बार मैं पहले ये बना ही देती हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया, क्लियर, समझ आया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि टी आर इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट एम आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब मेरा टी आर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एम आर भी मेरा इंक्रीजिंग रेट पे, इसलिए वो कुछ इस तरीके से फॉल करता है, ये याद रखना है आपको। फिर क्या हो रहा है, नाउ टी आर इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट इफ एम आर इज डिमिनिशिंग। फिर क्या होता है, जब टी आर मेरा डिमिनिशिंग रेट पे गिरने लगता है, एम आर भी मेरा गिरने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एम आर का कर्व जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा एमआर का कर्व जाएगा। तो जैसे ही मेरा टोटल रेवेन्यू जो होता है
है ना, टोटल रेवेन्यू मेरा डिमिनिशिंग रेट पे होने लगता है तो एमआर भी मेरा फॉल करने लगता है, लेकिन एमआर पॉजिटिव रहता है। सेम है जो हमने टीयू एमयू में पढ़ा है, सेम चीज़ है। सो टीआर इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे स्पीड पे बढ़ रहा है, तो एमआर भी डिमिनिश होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे। तो एमआर भी मेरा गिरने लग गया। फिर हमारा थर्ड स्टेज क्या आता है, जब मेरा टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट और मैक्सिमम बन जाता है, उस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव होकर फॉल करने लगता है। वहीं पर अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करती हूँ, ये भी कांस्टेंट होकर फॉल होने लगता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही रहता है। डिफरेंस क्या है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में, कि मार्जिनल रेवेन्यू मेरा जीरो होके फॉल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होके फॉल करता है। ये चीज़ हमें समझनी है। सो टीपी अगर हम बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू जो मेरा डिक्रीज होने लगता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फॉल हो रहा है, उस टाइम पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यूज नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? ओके। Question number 2. Explain the relationship between marginal revenue and average revenue. तो एक तो मेरा रिलेशनशिप ये है कि भाई तीनों सब इक्वल हो जाते हैं, कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर प्राइस इज इक्वल्स टू योर दैट इज डिमांड कर्व। तो इन सब की इक्वल हो जाता है, तो एक तो रिलेशनशिप मेरा ये है। लेकिन अगर जब मेरा विद द प्राइस आउटपुट के साथ प्राइजेस में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से बनता है, और मेरा एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व रहता है कुछ इस तरीके से बनता है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हमेशा जीरो के नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू का नहीं होता है, राइट। सो लेट्स सी। सो व्हेन AR इज कांस्टेंट, MR इज इक्वल्स टू AR। फिर क्या होता है, व्हेन AR इज ग्रेटर देन, जब AR हमारा गिरने लगता है, जैसे कि यहाँ पे जो AR हमारा गिरने लगा, तो AR इज ग्रेटर देन MR। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि AR इज ग्रेटर देन MR, बिकॉज AR का जो कर्व है वो भी ऊपर है। अब क्या हो रहा है, व्हेन AR इज राइजिंग, जब हमारा AR बढ़ रहा है, बिकॉज ऐसे जाके वो ऐसा हो रहा है, राइट। तो MR इज ग्रेटर देन MR, जैसे कि ये वाला जो पूरा पोजीशन आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन MR कैन बी नेगेटिव बट AR विल नेवर बी नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो क्या चीज़ें याद रखनी कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। उसके बाद क्या होता है कि AR एक तरीके से ज़्यादा रहता है, वो गिरने ज़रूर लगता है, लेकिन AR इज़ ग्रेटर देन MR, तभी आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से कि AR का कर्व ऐसे रहता है और MR का कर्व ऐसा रहता है, मतलब AR अभी भी ग्रेटर देन है MR। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर स्पीड से फॉल करता है, वो नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? ओके। Now what is firm's demand curve? A very interesting question. जल्दी से सॉल्व करते हैं। So firm's demand curve is a curve showing relationship between price of a product and its quantity demanded in the market. We know that the price is equals to R. हमें पता है कि प्राइस किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। सो वी कैन से दैट द फर्म्स डिमांड कर्व इज सेम एज द एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड का कर्व क्या बताता है कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मिली, यही तो डिमांड कर्व बताता है। सेम चीज हमारा एवरेज रेवेन्यू बता रहा है कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिकी। तो दोनों है अलग अलग, लेकिन सिचुएशन तो सेम क्रिएट हो रही है ना। तो दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, और वही मेरे इक्वल हो जाता है डिमांड कर्व के। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सो वी कैन से दैट द फर्म्स डिमांड कर्व इज सेम एज एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्म्स प्राइस लाइन, दस इट हैज प्रूव दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई क्यू। सो क्यू और क्यू कटा, देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज रेवेन्यू कवर, जो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू जो कर्व रहता है हमारे पास, रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा है क्या कुछ? अभी हमने पढ़ा है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस and average revenue is equals to price. It is also equals to marginal revenue. It is also equals to demand curve. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व रहता है वो मेरे लॉ ऑफ डिमांड को सिग्निफाई करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी।
क्योंकि किसी भी कस्टमर को ज़्यादा पैसे में सामान खरीदना पसंद नहीं है. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ये चीज़ हमने पढ़ी है लॉ ऑफ डिमांड में. सो लेट्स सी कि एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कैसे रिलेटेड है. So average revenue is determined by dividing total revenue by the number of quantity sold, which indicates price of a commodity. है ना, अगर average revenue को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, मतलब total revenue को Q से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे प्राइस पता चल जाएगा कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, मैंने 10 चीज़ खरीदी, तो मतलब एक चीज़ कितनी की पड़ी, 10 रुपये की. तो मेरे पास क्या आ गया, प्राइस की वैल्यू आ गई. सो देयरफॉर वी कैन से दैट अगर मैं टोटल डिवाइड करती हूँ रेवेन्यू को, तो क्या होगा, मेरे पास प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आ जाता है. Hence, average revenue curve shows the relationship between price of a commodity and the quantity demanded. Because क्या हो रहा है, अगर average revenue का कर्व है, कुछ इस तरीके से इसका कर्व है, तो यही तो बता रहा है ना वो कि कितने प्राइस पे कितना हमारा आउटपुट मिला. तो अगेन यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, जो लॉ ऑफ डिमांड वाली चीज़, कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई. अगेन तो हमें चीज़ें पता चल रही हैं. अब एक और जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस के साथ जो चेंजेस होते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व कुछ इस तरीके से रहता है. सो इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज टू इंक्रीज इट्स सेल्स firm has to lower their prices, so it is possessed all characteristics of the demand curve. Therefore we can say that average revenue curve represents law of demand. तो average revenue का कर्व हमें पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू वक्त के साथ कम होता चला जाता है. और हमारा डिमांड कर्व भी कुछ इस तरीके से ही दिखता है, बिकॉज डिमांड कर्व भी मेरा इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सो वी कैन से दैट एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर एग्जैक्टली द सेम. तभी हम इसको एवरेज कर्व इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड लिखते हैं. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी. What will be the effect of the following changes in the total revenue and marginal revenue? आपको मुझे बताना है कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं टोटल रेवेन्यू में और मार्जिनल रेवेन्यू में. सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. अगर टोटल रेवेन्यू मेरा डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो कुछ इस तरीके से कर्वेचर आ जाता है. तो जब ये डिमिनिशिंग रेट पे शुरू होता है, तो हमें पता है कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी एक तरीके से मेरा गिरने लगता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है. हमने अभी देखा था कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू ऐसा है और टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, तो उसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से हो जाता है. लेकिन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करने लगता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव रहता है, लेकिन फॉल नहीं करता, अभी जीरो नहीं बना है ना. सो वी कैन से दैट कि अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा. सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स बट रिमेन्स कांस्टेंट या पॉजिटिव. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, मतलब मेरा टोटल रेवेन्यू एक तरीके से मैक्सिमाइज्ड हो रहा है. सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, एट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू. कांस्टेंट रेट पे कब बढ़ता है, कांस्टेंट रेट पर टोटल रेवेन्यू जब बढ़ता है, उस केस में क्या होता है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व. तभी मेरा कुछ इस तरीके से कर्व मुझे देखने को मिलता है. सो देयरफॉर जब मैं बोलती हूँ कि मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, इट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी. अगेन वी हैव टू टेल कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. सो व्हाट चेंज इन टोटल रेवेन्यू विल रिजल्ट इन द केस ऑफ डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू. अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस मिलेंगे, और अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस मिलेंगे. अगर डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, मेरा फॉल हो रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू एट डिमिनिशिंग रेट. अभी उसका अपोजिट पढ़ के आए हैं कि जब मेरा ये वाली चीज होती है, तो ये बढ़ तो फिर भी रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे. तो जब मेरा MR फॉल कर रहा होगा, तो क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा होगा TP, TR हमारा टोटल रेवेन्यू, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो हम क्या बोलेंगे, एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू एट अ डिमिनिशिंग रेट और अ डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इन मार्जिनल रेवेन्यू. In other words, we can say that students that total revenue increases at an decreasing rate even falls when marginal revenue falls. तो अभी हमने देखा था इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लगता है और फिर मैक्सिमम होके फॉल होने लगता है. जब ये होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कुछ इसी तरीके से जाता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होके
नेगेटिव हो जाता है और टोटल रेवेन्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, अगर इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू में, ये वाला जो फेज है, तो भाई दोनों केसेस में हो रहा है इंक्रीज, so therefore we can say that an increase in total revenue at an increasing rate will result in an increase in marginal revenue। तो जब मेरा एमआर स्पीड से बढ़ रहा है, ये वाला जो फेज है इसमें मेरा एमआर स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी स्पीड से बढ़ रहा है, तो दोनों ही इंक्रीज होंगे इंक्रीजिंग रेट पे। क्लियर? सो वी कैन से दैट an increase in total revenue at an increasing rate will result in increase in the marginal revenue. In other words, we can say that marginal revenue increases when the total revenue increases at an increasing rate. Clear? समझे सभी? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Done? Okay. Question number 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। Explain producer's equilibrium with the help of a diagram। तो बिल्कुल बनाते हैं भाई, चलो। So a producer's equilibrium refers to a situation of a profit maximization, cost minimization. To study producer's equilibrium, there are two approaches. एक है हमारे पास TRTC अप्रोच और एक है हमारे पास MRMC अप्रोच। ये दो अप्रोचेस के थ्रू हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता था ना कि कम प्राइस में ज़्यादा हमें सामान मिले, वैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में उसका उल्टा हो जाता है कि मिनिमम कॉस्ट में अच्छा सामान बना के उसको बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। सो विद मिनिमम प्राइस या मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कमाना है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दो अप्रोचेस होते हैं। एक है मेरे पास TRTC अप्रोच और एक है मेरे पास MRMC अप्रोच। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं, इनको देखते हैं जल्दी से। आपके किताब में MRMC अप्रोच पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। सो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की अगर मैं बात करती हूँ, अंडर दिस अप्रोच अ प्रोड्यूसर इज डीम्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अभी क्या है, अभी मैंने क्या बोला, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, एक होता है TRTC अप्रोच और एक होता है मेरे पास MRMC अप्रोच। ठीक है, अब इसके अंदर भी मेरे पास दो कंडीशंस है। पहला क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC शुड बी मैक्सिमाइज, द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC शुड बी मैक्सिमाइज। एंड सेकंड क्या होता है, द टोटल प्रॉफिट्स आर फॉलिंग आफ्टर दिस लेवल। इसके बाद क्या होता है कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है कम होता है, प्रॉफिट मेरा कम होने लगता है। तो ये दो कंडीशंस हैं। वैसे ही हमें दो कंडीशंस MRMC अप्रोच में दिखती हैं। पहला क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद क्या होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, मेरे पास दो कंडीशंस है अपनी, एक है मेरे पास TRTC अप्रोच की और एक है मेरे पास MRMC अप्रोच की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन? ओके। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की। इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन रहता है दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू। सेम आप यहाँ पे इसका कर्व भी देख सकते हो। आपको पता है कि हमारा एक तो रहता है प्राइस, दैट इज योर ARMR। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ हमारे मार्जिनल कॉस्ट की, तो उसका टिक मार्क जैसा बनता है। ठीक है, एक यहाँ पे भी मेरा MR इज इक्वल टू MC होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम प्रोड्यूसर्स फिर भी कंटिन्यूशन में रखते हैं बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, ये वाले पॉइंट के पास जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा MR इज इक्वल्स टू MC हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन MR। therefore वी कैन से दैट कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। क्लियर? तो दिस पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC, एंड इसके बाद क्या हो रहा है दैट MC इज ग्रेटर देन MR। तो मेरी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, देयरफॉर ये वाला मेरा ग्राफ सही होगा, और ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स जल्दी से। डन? क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपिंग कंट्रीज हैव कॉन्स्टेंट्स, डू यू एग्री? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या आ गई, ये कौन से रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज में कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? सो लेट्स सी। तो देखो सबसे पहले
नाउ दिस इज ट्रू दैट डेवलपिंग कंट्रीज हैव सप्लाई कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब ये है कि हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज के पास सप्लाई का शॉर्टेज, सप्लाई के रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री। सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू द अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्केयर रिसोर्सेज। बिकॉज एक डेवलप्ड नेशन के पास बेटर रिसोर्सेज रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सप्लाई कर पाते हैं, अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं। वहीं पे एक जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बिकॉज उनके पास सारी चीज़ें फॉर्म करने के लिए नहीं है। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस भी आ जाता है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं। और जो डेवलप्ड नेशन है उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं, सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री। सो दैट इज़ वाई हमारी एक डेवलपिंग कंट्री में हमेशा एक शॉर्टेज हमेशा रहती है ऑफ सप्लाई। क्लियर, समझ आया? सो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू इंक्रीज सप्लाई बट डू नॉट हैव द रिसोर्स टू डू सो। तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, लेकिन हमारे पास इतने रॉ मटेरियल्स और सामान अवेलेबल नहीं रहता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहती कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा सफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री। राइट, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके बुक से नहीं गिवन है, सो इसलिए ये वाले क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यूजिंग डायग्राम एंड स्केड्यूल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाती है। दोनों के बीच में एक अपोजिट रिलेशनशिप है। वहीं पे जब मैं सप्लाई की बात करती हूँ तो उल्टा चलता है, बिकॉज हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा सप्लाई भी बढ़ता है। वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाता है तो सेलर के लिए प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उस चीज़ की सप्लाई कम कर देते हैं। सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो वी कैन से दैट द लॉ ऑफ सप्लाई रिफर्स टू a condition as the price increases, the supply of a commodity also increases, right, keeping all other factors constant. Clear? तो आगे बढ़ते हैं भाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई को हम ये बोल सकते हैं, स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन प्राइस, देयरफॉर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम बात करें, प्राइस मेरा 10, 20, 30 हो गया, तो मैंने क्या बोला, सप्लाई में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ता है, बिकॉज उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा सेलर को। तो 100, 200, 300 हमने बढ़ा दिया। तो हमारा कर्व कैसे रहेगा? डिमांड का कर्व ऐसे रहता था ना, तो सप्लाई का कर्व कैसे रहेगा? अपवर्ड स्लोप रहेगा। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों रहेगा, जल्दी बताओ? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए क्या रहेगा? अपवर्ड स्लोप रहेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। सो दिस इज द सप्लाई कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट। ये आपको सप्लाई कर्व दिख रहा है कि ये हमारा क्या रहता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कुछ इस तरीके से हमारा सप्लाई कर्व रहेगा। क्लियर? सो दिस विल बी आवर supply curve. So with the increase in price, the supply for a commodity will increase. So the supply schedule shows the positive relationship between the price and the quantity. ठीक है, and this is adherence with the accordance with the law of supply. SS is the supply curve showing upward motion, and therefore we can say that कि ये ऊपर बढ़ रहा है. Similarly अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई मेरा कम हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई मेरा ज़्यादा बढ़ जाएगा. ये क्या होता है मेरे पास? लॉ ऑफ सप्लाई. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. डन. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 to 11, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया मेरा? सबसे पहले यहाँ देखेंगे 10 से कितना हो गया? 11. पहले प्राइस कितना था? 10. नया प्राइस कितना है? 11. द क्वांटिटी सप्लाइड राइज बाय 100 यूनिट्स, यानी चेंज इन क्वांटिटी इधर लिख देती हूँ. चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 100 यूनिट्स. इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2. ओके. And price elasticity of supply is to calculate the quantity supplied at an increased price.
तो हमें क्या पता लगाना है, Q और Q1 दोनों ही हमें पता नहीं है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी। इससे क्या निकल जाता है मेरा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, मुझे आंसर चाहिए। चलो जल्दी खुद से बताना है सभी को आंसर। ऑल ऑफ यू थिंक ऑफ एन आंसर। मैंने सारी चीज़ें लिख दी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको साइड में लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़ गिवन है, ऐसे लिखना है। गिवन क्या क्या है, मैं आपको फॉर्मेट सिखा रही हूँ लिखना कैसा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ गिवन, अरे भाई ये क्या हो गया, है ना। गिवन क्या क्या है मैंने पूरा लिख दिया, उसके बेसिस से पूरा एक चार्ट रेडी कर लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर एक चीज़ रेडी है। अब कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को मुझे सब अप्लाई करना है। चेंज इन क्वांटिटी कितना गिवन है मुझे 100, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन प्राइस दैट इज 1, इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास, प्राइस दैट इज 10, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2, राइट। अब सेम चीज को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। तो क्वांटिटी कितनी आ गई मेरे पास, 500 आ गई। क्वांटिटी कितनी आ गई मेरे पास, 500 आ गई। अब ये क्या आया मेरे पास, Q। तो अब मेरा क्वांटिटी नंबर 1 कितना होगा, मीन्स न्यू क्वांटिटी कितनी होगी, बिकॉज चेंज इन क्वांटिटी कितना है मेरे पास 100। तो अगर इसमें 100 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास नई क्वांटिटी कितनी आएगी, 600। कितनी आएगी स्टूडेंट, 600। तो देयरफॉर क्वांटिटी कितना हो गया मेरे पास 500 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 600। क्लियर, सिंपल, समझ आया। देखो कुछ नहीं करना, चेंज इन क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखा था आपका 100, आपने 100 लिख दिया। चेंज इन प्राइस कितना था 1, आपने 1 लिख दिया। प्राइस था 10 और यहाँ पे हमें क्यू ढूंढना था क्योंकि हमें नहीं पता था। ये हमने चीज़ें लिखी, इसी को बस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। बिकॉज इवेंचुअली आप क्या करते, 2Q ही करते ना। देखो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, अगर हम ये वाली सिचुएशन को देखो कैसे सॉल्व करते, ये इधर चला जाता तो कितना होता, 2Q इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 1000। सो Q कितना हो जाता मेरे पास, 500 नहीं हो जाता। अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते तो भी तो मेरा ऐसे ही आंसर आ रहा था ना। तो देयरफॉर आप दोनों ही कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, समझ गए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला सिंपल सा है भाई। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बस आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं, आपको कोई और फॉर्मूले की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोपोर्शन मेथड में आता है। परसेंटेज मेथड में क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये परसेंटेज मेथड से, अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद है तो आपको कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाने। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो कोई। अच्छा इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, सबसे पहले क्वेश्चन का भी तो स्क्रीनशॉट लो, तभी तो पता चलेगा सोल्यूशन क्या है। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, ओके। तो भाई कंप्लीट हो गया हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। मैंने इसमें आपको दोनों इंपॉर्टेंट कर्व्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई भी एक तरीके से रिवाइज करा दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी रिवाइज कर दिया, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी रिवाइज हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है। तो होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं क्लासेस क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। CBSE के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड कोर्सेज रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि देखो ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके अलावा जो ये चीज़ें होती है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है। क्रैश कोर्स हमें बहुत नीडेड होता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, है ना। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स भी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। और ऐसे ही आपको मेरे साथ बिल्कुल लगातार बने रहना है। कोई भी डाउट हो, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें गिवन है। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जामिनेशंस। आई हैव फुल ट्रस्ट इन एवरीवन। जस्ट बी कंसिस्टेंट, राइट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।